हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा अ कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 और ये यूनिट 4 का पार्ट 1 है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से तो आपके बनते ही बनते हैं। साथ ही मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जा कर के डेली बेसिस के करंट अफेयर्स चेक कर सकते हो। ज्ञान अड्डा के प्लेलिस्ट पे आप जाओगे ना, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे डेली बेसिस के करंट अफेयर्स मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। तो जो आप एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तभी मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगा। इसके पहले मैं यूनिट 1, 2, 3 के बहुत सारे टॉपिक्स, तकरीबन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, सभी सारे टॉपिक्स पे मैंने लेक्चर लिए हुए हैं। तो कोई भी टॉपिक है जो आप जिसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएसटी का कंसेप्ट, और ये लेटेस्ट कंसेप्ट है क्योंकि 2017 में जीएसटी आया ही था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है जीएसटी को समझने में, बट एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो लाइफ टाइम आपको नहीं भूलेगा। और मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में और एग्जाम्पल्स के साथ में आपको लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लेना एक बार। कोई डाउट अगर रह जाएगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगी, तो उससे आपके जो बचे हुए डाउट रहेंगे ना वो भी क्लियर हो जाएंगे, इन केस अगर कोई डाउट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो देखो पहले ये तो सिलेबस है यूनिट 4 का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये सिलेबस है। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन वाला तो है ही जो आज हम पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाले में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें भी ये पूछता है और लॉन्ग वाले में भी पूछता है, तो दोनों के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऑडिटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दो तो पक्का लॉन्ग में आपको आएगा। ये कंपोजिशन से तो 101% आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का कि क्या होता है रजिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो गाइज़, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में एक कंसेप्ट समझाया हुआ था जीएसटी का कि ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए और जो वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, मतलब कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स का, उसको कम करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जीएसटी को लाया गया था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है कि टैक्स पे टैक्स और उस पे टैक्स फिर उस पे टैक्स, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, मतलब एक ही प्रोडक्ट पे आप कई बार टैक्स पे कर रहे थे उसके कॉस्ट पर, तो जो फाइनल जो भार हो रहा था ना टैक्स का वो कस्टमर के ऊपर आ रहा था और बहुत ज़्यादा आ रहा था। उससे क्या होता था कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती थी। बट जीएसटी जब आया तो जीएसटी वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेता है, मतलब कि अगर एक सामान बना हुआ है 12 रुपीज़ में, सपोज़ करो 12 रुपीज़ में बना हुआ है और ए ने इस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ है, ठीक है, और ए इसको सप्लाई करता है बी को 14 रुपीज़ में, तो इसमें 2 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो जो बी है ना वो आपको 2 रुपीज़ में वैल्यू, मतलब ये जो आपको टैक्स पे करेगा ना वो 2 रुपीज़ पे करेगा, ना कि 14 रुपीज़ पे करेगा। समझ में आ रहा है कि क्या मतलब, ये 12 रुपीज़ पे जो ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है उस पर दोबारा बी टैक्स पे नहीं करेगा। जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना सिर्फ उस पर ही बी टैक्स पे करेगा। इसका कंसेप्ट मैं सारा कुछ पहले की वीडियोस में समझा चुकी हूँ। हम ये पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए। अब हमने ये पढ़ा कि टैक्स हम रिसीव करते हैं जिस जिस भी व्यक्ति को हम सामान दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जी जो रिसीवर को हम सामान दे रहे हैं उसे हम टैक्स रिसीव करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, फिर हम उस टैक्स को गवर्नमेंट को जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं। गाइज, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप किसी से भी टैक्स नहीं ले सकते हो। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स लेने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से टैक्स ले सको, इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट कि जब आप कोई भी सामान परचेज़ करते हो, आप माने मैन्युफैक्चरर, जब मैन्युफैक्चरर कोई भी सामान परचेज़ करता है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल्स वगैरह या सर्विस वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह, तो उस पर वो टैक्स देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स। तो वो इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स देता है उस टैक्स को वो क्लेम कर लेता है गवर्नमेंट से जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के, जिसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए आपके पास में जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड है।
तभी आप क्लेम कर सकोगे आईटीसी को, और उस आईटीसी को आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए जब आपने जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा करके रखा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि आपकी सहूलियत के लिए ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट है, और आप किसी से भी टैक्स तभी ले पाओगे जब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही आप टैक्स लेते हो ना, क्योंकि टैक्स को लेना तो गवर्नमेंट का काम है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, हिंदी में एक्सप्लेन किया, उसका कंटेंट यहाँ इंग्लिश में वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह मिल जाता है टैक्स पेयर जो होते हैं। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, हर एक बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी लॉ के अंदर में, ताकि उनको एक यूनिक नंबर जीएसटी आईएन इसको बोलते हैं, जो कि आपकी कंसर्न अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। और इस यूनिक नंबर को जब आप ले लेते हो, जीएसटी आईएन को ले लेते हो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो कलेक्ट करने के लिए टैक्स को, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यू कैन नाउ collect the tax, and also you can avail the input tax credit benefit for the taxes on the inward supplies, जो आपने inward supplies की हुई। inward supplies क्या है? इनवर्ट सप्लाई मतलब ये कि मान लो कि आपको लैपटॉप बनाना है, ठीक है, लैपटॉप बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, सर्विसेज वगैरह यूज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी टैक्स इन पे पे किया। फ्री में तो आप लेके नहीं आओगे, आप इन पे टैक्स तो पे करोगे। तो इन पे जो आपने टैक्स पे किया वो होता है आपने इनवर्ड टैक्स या इनवर्ड सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया। इसको आप क्लेम कर लेते हो आईटीसी में, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट में। फिर इस आईटीसी को आप यूज़ कर लेते हो अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए। मतलब जो आप इस सामान को बेचोगे, सपोज 10,000 में आपने बनाया, आपने इसको 20,000 में बेचा, तो आप जब 20,000 में बेचोगे ना, तो इस पे जो टैक्स बनेगा, तो इस टैक्स जितना भी सपोज़ करो 5,000 बन रहा है, सपोज़ करो फॉर एन एग्जांपल 5,000 बन रहा है, और आप पहले ही टैक्स पे कर चुके हो, सपोज़ करो 4,000 पे कर चुके हो, तो गवर्नमेंट को आप बोलोगे कि मैं पहले ही सामान पे 4,000 टैक्स पे कर चुका हूँ, और मैंने जब सप्लाई किया तो 5,000 मैंने टैक्स लिया है, तो चूँकि पहले 4,000 कर चुका हूँ, तो ये मैं क्लेम कर लेता हूँ। आपको आईटीसी मिल जाएगा। इस आईटीसी का आप यूज़ करोगे तो दोबारा आपको जो है यहाँ पे सिर्फ 1,000 ही देना पड़ेगा, ये लेस हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी पर्सन कलेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स अपने कस्टमर से ना ही वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है जो भी उसके द्वारा टैक्स पे किए गए हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कौन करा सकता है? तो जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख के ऊपर है, ठीक है, जिनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी बोलता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में, मतलब वो आपके हो गए अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद मिज़ोरम, सिक्किम हो गया, नागालैंड वगैरह, जो 7 स्टेट्स है ना, हिल स्टेट वगैरह जो भी है उधर के। तो उधर क्या है कि उधर जिनका टर्नओवर 10 लाख का है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रिक्वायर्ड होता है वो। तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में वो आदमी को कराना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई सर्टेन बिजनेस वगैरह है, सपोज करो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, ये नॉर्मल जीएसटी का रिजीम है। बट अगर कोई फॉर सर्टेन बिजनेस, कोई आप स्पेसिफिक बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज ऑन बिजनेस विदाउट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए वो कोई बिज़नेस कर रही है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और अपना बिज़नेस कैरी ऑन कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के नज़र में एक ऑफेंस है, मतलब कि ये एक जुर्म है, और इस पे जीएसटी और गवर्नमेंट हैवी पेनल्टी भी अप्लाई कर सकती है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपका बिज़नेस नॉर्मली चल रहा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 से 6 दिन लगता है, 6 दिन में ले लेता है। ये इस पे मत जाना, क्योंकि मैंने जहाँ से ये डेटा सोर्स किया था ना, तो वो भी ये क्या कराते हैं, प्रोवाइड वगैरह कराते हैं, उन्होंने अपना ज्ञान लिख दिया है यहाँ पे, इस पे नहीं जाना। तो 2 से 6 दिन लगते हैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करने में। फिर सीबीआईसी हैज़ नोटिफाइड द इंक्रीज़ इन थ्रेश होल्ड टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख टू ₹40 लाख। पहले क्या था कि पहले 20 लाख जिनका टर्नओवर था उन्हें करना पड़ता था रजिस्ट्रेशन, बट सीबीआईसी ने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया हुआ है, 40 लाख कर दिया है। 2019 से आया था, क्योंकि देखो 2017 में ये लॉन्च हुआ था जीएसटी, तो तब 20 लाख था उनका, अब क्या हो गया 19 में 40 लाख कर दिया गया। तो ये चीज़ हो गया। इसका एडवांटेज क्या है कि लीगली आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो एज अ सप्लायर, मतलब कि आप एज अ लीगल सप्लायर हो जाते हो गुड्स सर्विसेज के लिए। तो आप पे कोई कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आप जैसे लोगों की जो रजिस्टर्ड कर लेते हो।
फिर उसके बाद में लीगल ऑथराइज हो जाते हो, लीगली आपको ये राइट हो जाता है कि आप टैक्स को कलेक्ट कर सको गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने कस्टमर से, और अपने क्रेडिट वगैरह को आप पास कर सको, टैक्स वगैरह पे कर सको, मतलब कि जो आप टैक्स ले रहे हो आईटीसी वगैरह क्लेम कर सको सप्लाइड परचेज पे या रिसिपेंट से। फिर उसके बाद आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। फिर सीमलेस फ्लो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सप्लायर टू रिसिप्ट के बीच में नेशनल लेवल पे, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, फंक्शंस इसके काफ़ी इजी हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप लॉग ऑन करोगे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद आप फॉर्म जो है फिलअप करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे अपना पार्ट ए, ये पैन नंबर, मोबाइल ईमेल नंबर वगैरह डाल करके। फिर पोर्टल वेरीफाई करेगा आपका ओटीपी, मतलब आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। फिर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे चला जाएगा एक मैसेज, एक ईमेल पे चला जाएगा। फिर आप पार्ट बी का फॉर्म फिलअप करोगे रेफरेंस नंबर के साथ में, जो आपको रेफरेंस नंबर मेल पे या आपके मोबाइल पे मिलेगा। फिर आप अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे। फिर जीएसटी का ऑफिसर है वो 3 दिन लेगा वर्किंग, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर वो वेरीफाई कर लेगा। फिर उसके बाद ऑफिसर अप्रूव कर देगा आपका जीएसटी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ होगी इस वाले जगह पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे। क्या 2 चीज़ होगी इस वाले पॉइंट पे कि जो ऑफिसर है, ठीक है, जो ऑफिसर अगर आपका फॉर्म चेक करेगा और उसको लगेगा कि उसको कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऑफिसर कुछ और डॉक्यूमेंट्स को आपसे बोलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 के अंदर में कि कुछ और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो, ठीक है। तो कुछ और आप डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 4 के अंदर में, ठीक है। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर करोगे, फिर ऑफिसर उसको अप्रूव भी कर सकता है जीएसटी एप्लीकेशन को और सर्टिफिकेट आपको जारी कर सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, वो ये कि ये इस जगह भी जा सकता है कि ऑफिसर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस जगह से 2 जगह हो सकती है, या तो अगर सब कुछ ठीक है तो वो अप्रूव कर देगा जीएसटी एप्लीकेशन और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर इनकेस कुछ गड़बड़ी है तो वो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। समझ गए आप इस बात को? इसको आप एग्जामिनेशन में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा अगर आप डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर पाओ इस तरीके से। फिर है कि किन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो देखो पहला क्या है कि इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर प्री जीएसटी लॉ, मतलब जैसे कि एक्साइज वैट वगैरह जिन्होंने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको कराना चाहिए। मतलब जीएसटी के पहले भी तो कुछ ऐसा होता होगा ना, जैसे कि क्या था, एक्साइज ड्यूटी वगैरह थी, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, तो जिन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था उनको इसमें करा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। फिर जिनका बिजनेस का टर्नओवर है 40 लाख का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कि हिमाचल प्रदेश, अच्छा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है ठीक है। वो नॉर्थ ईस्टर्न जो मैंने पीछे आपको बताया ना, सॉरी हाँ, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने पीछे आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, जो मिज़ोरम नागालैंड वगैरह हो गए, साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह हो गए। तो इनको क्या कराने हैं, जितने भी हिली एरियाज़ और एनी के स्टेट्स हैं उनको 10 लाख अगर उनका टर्नओवर है तो 10 लाख में उनको कराना होगा। फिर एक कैजुअल अगर टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी उनको भी कराना पड़ेगा। कोई एजेंट हैं सप्लायर वगैरह के या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उन्हें भी कराना पड़ेगा, या ऐसे लोग जो कि सर्विस चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर में टैक्स को पे कर रहे हैं। आरसीएम वाला वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखो यहाँ पे देख लेना सजेस्टेड वीडियोस में जो दिख रहा है ना, यहाँ से आप आरसीएम का वीडियो देख सकते हो। फिर है पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, जो ई कॉमर्स वगैरह कर रहे हैं, मतलब जैसे मिंत्रा हो गए और आपके अमेज़ॉन हो गए, फिर नायका वाइका, दुनिया भर का जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ से कॉमर्स वगैरह किए जाते हैं, तो वो उनको भी कराना पड़ता है। फिर एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और डेटाबेस एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और रिट्राइवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अ प्लेस आउटसाइड, बाहर से इंडिया से, और मतलब अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि सपोज करो कि यूएसए में है और आप इंडिया में हो और ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, रिट्रीवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा क्योंकि फिर ये ट्रांजैक्शन कर रहा है इंडिया में, राइट। तो इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहा है या इंडिया के सर्विसेज को इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। 2 ही चीज़ होती है ना, जैसे गुड्स या सर्विसेज, क्या है जीएसटी ही तो है ना, मतलब गुड्स है और सर्विसेज है, तो आप या तो गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, तो वही चीज़ें हैं, तो आप ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हो।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो उनको भी टैक्सेबल वो लाइबिलिटी बनती है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर CBIC ने कुछ नोटिफिकेशन दिया है क्या, टू इंक्रीज़ अ थ्रेश होल्ड। अच्छा, वही चीज़ है जो पीछे था कि थ्रेश होल्ड को जो 20 लाख से इन्होंने 40 लाख कर दिया 1 अप्रैल को 2019 को। तो इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आया ना कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, किन्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। करंट अफेयर्स की सीरीज़ ज़रूर देखना, उससे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज इंक्रीज़ ही होगा। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।